नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त श्रवण जागीर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़े रहिए और घंटी के निशान को भी दबाना ना भूलें। अगर इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो साथियों, कल मैंने आपको संज्ञा पढ़ाई, उसके भेद बताए, उसके 3 भेद बताए: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके अतिरिक्त और भी भेद होते हैं। कुछ विद्वानों ने इनके 2 भेद और बताए हैं। मेरे पास वीडियो में और व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज भी आए हैं, उसमें उन्होंने उनके बारे में लिखा भी है कि वो भी आप बताइए। तो मैं आज वही बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके बाद में मैंने आपको ये कहा था कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएं, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएं और क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएं, वो भी मैं आज आपको बता दूंगा। तो जो हमारे साथी जिन्होंने मुझे मैसेज किए, तो सबसे पहले मैं उनकी समस्या का समाधान करूंगा। तो देखिए, कल हम पढ़ रहे थे संज्ञा। कल हम संज्ञा पढ़ रहे थे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, इसके नाम को ही संज्ञा कहते हैं। इसके 3 भेद बताए थे मैंने। संज्ञा के कितने भेद बताए थे? 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा बताया था, ये मैंने आपको समझा दिया था, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा भी मैंने आपको बता दिया था, जातिवाचक संज्ञा के बारे में भी। और तीसरा भाववाचक। भाववाचक संज्ञा के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। तो ये 3 भेद हमने कल पढ़ लिए थे, लेकिन हमारे कुछ मित्रों ने और कुछ विद्वानों का मानना यह है कि इसके 2 भेद और होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा और एक होता है समूहवाचक। समूह भी कह सकते हैं, समुदाय भी कह सकते हैं। समुदायवाचक, समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। ये 2 भेद और बताए हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं ये मुख्य भेद नहीं है। मुख्य भेद संज्ञा के 3 ही है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन ये जो 2 भेद बताए हैं कुछ विद्वानों ने, और मुझसे कुछ मित्रों ने भी पूछा है कि इनके बारे में भी बताइए। मैं आपको अवश्य बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूह या समुदायवाचक संज्ञा ये मुख्य भेद नहीं है, बल्कि ये जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। किसके? जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। कल मैंने जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण बताए थे, कुछ शब्द बताए थे। कौन कौन से बताए थे? जैसे नदियां, पर्वत, विद्यार्थी, ऐसे समूह बताए थे। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या बताई थी मैंने? किसी विशेष जाति का संपूर्ण समुदाय का बोध होता है इसमें। किसी विशेष जाति के संपूर्ण समुदाय का बोध होता है, तो समुदाय इसमें आ ही जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। लेकिन मैं आपको ठीक है अलग से बता दूंगा। द्रव्यवाचक संज्ञा भी इसी में आता है। जैसे मैंने एक उदाहरण में लिखा था सोना। ठीक है, सोना क्या है? एक धातु तो है, पदार्थ ही तो है। ठीक है, उसके बारे में तो चलो ये पढ़ते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किसका उपभेद है? ये है तो जातिवाचक संज्ञा का, लेकिन चलो चौथा भेद पढ़ लेते हैं। और अगर इसी में लगातार संज्ञा पढ़ते हुए अगर हम पढ़ते तो इसके उपभेद में पढ़ते।
जातिवाचक संज्ञा के दोनों उपभेद हैं, जातिवाचक संज्ञा के उपभेद कह सकते हैं हम इसको, और होते यही हैं। 1 नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 नंबर जातिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक संज्ञा भी के 2 उपभेद, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूह या समुदायवाचक संज्ञा, फिर भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 नंबर नहीं पढ़ेंगे, हम जातिवाचक संज्ञा है दूसरा, जातिवाचक संज्ञा 2 नंबर है, तो 2 नंबर को हम 2 भागों में बांटेंगे। तो पहला हम लिखेंगे द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक नाम से ही पता चलता है कि वे शब्द जिनसे हमें किसी धातु या पदार्थ का बोध होता है या द्रव्य का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी धातु का या पदार्थ का, या सीधा भी बोल सकते हैं द्रव्य का बोध होता है, उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं संज्ञा, इस संज्ञा में द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं, जैसे दूध पदार्थ है, पानी, घी ये भी पदार्थ है, गेहूं, सोना, कोई भी धातु है, वो सभी आप समझ गए होंगे। जिनसे इनसे संबंधित जितने भी शब्द हैं उनमें जातिवाचक संज्ञा में कौन सा भेद आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। वे शब्द जिनसे हमें किसी धातु का, पदार्थ का, या फिर ये कह सकते हैं कि किसी द्रव्य का बोध होता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे दूध, पानी, घी, गेहूं, सोना, चांदी, लोहा, कुछ भी कह सकते हैं, तेल, ऊन, कुछ भी। ठीक है, जैसे इनसे संबंधित जितने भी शब्द हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। समझ में आया? दूसरा समूह या समुदायवाचक। दूसरा हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा का उपभेद है दूसरा समूह, समूह या समुदायवाचक। समूह या समुदायवाचक संज्ञा, इसका भी नाम से ही पता चल जाता है। समूह यानी एक दल, ग्रुप इंग्लिश में जिसको बोलते हैं ग्रुप। वे शब्द जिनसे हमें किसी समुदाय या दल का पता चलता है, किसी ग्रुप का पता चलता है, उसको हम समूह या समुदायवाचक विशेषण संज्ञा कहेंगे। जैसे इसका उदाहरण यहां पे बता रहा हूं, जैसे दूसरे में है इसका उदाहरण, जैसे समूह, समूह का आपको पता ही है, जैसे भीड़, झुंड, कुछ भी, मेला। जहां पे हमें किसका बोध होगा? समूह का बोध होगा, एक समुदाय का बोध होगा, समाहार का बोध होगा, वहां पे समूह या समुदायवाचक विशेषण आएगा। समिति, समिति, ये सभी जो शब्द हैं, भीड़, झुंड, मेला, समिति, और भी जितने भी, जैसे नहरें, नदियां, ये सभी
समुदायवाचक विशेषण के अंतर्गत, समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो ये दो भेद हो गए हमारे, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूह या समुदायवाचक संज्ञा। समझ में आ गया होगा? अभी मैं यही अपेक्षा करता हूं आपसे कि समझ में आ गया होगा। और अगर अभी भी नहीं आया है समझ में, अभी भी आप कंफ्यूज हैं, तो आप फिर से पूछ सकते हैं मुझे। और एक मैंने ये बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा। कभी कभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है। कैसे होती है वो भी मैं आपको अभी बताता हूं, 2 मिनट में बताया जाएगा, ज्यादा वो नहीं है। ये आपको समझ में आ गया होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, कभी कभी क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे क्या बता रहे हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसके रूप में प्रयुक्त हो रही है? जातिवाचक संज्ञा के रूप में, जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो रही है। कैसे? जैसे हरिश्चंद्र, विभीषण, जयचंद्र, यही देख लो। हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा है, विभीषण भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और जयचंद्र भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में कब प्रयुक्त होती हैं? देखिए, जैसे हरिश्चंद्र, जैसे 1 नंबर है हरिश्चंद्र, हमारे देश नहीं, कोई छोटा सा उदाहरण देख लो। आजकल हरिश्चंद्र कहाँ मिलते हैं? आजकल हरिश्चंद्र कहाँ मिलते हैं? यहां व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन आजकल हरिश्चंद्र कहाँ मिलते हैं? हरिश्चंद्र नाम लेते ही आपके दिमाग में एक विचार आएगा, नाम लेते ही हरिश्चंद्र का, और आपके दिमाग में एक विचार आएगा, क्या? हरिश्चंद्र मतलब सत्यवादी। तो आजकल हरिश्चंद्र कहाँ मिलते हैं, यानी सत्यवादी कहाँ मिलते हैं? सत्यवादी के रूप में आएगा ये, सत्यवादी। जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो गया। दूसरा है विभीषण। हमें देश के विभीषणों से बचना चाहिए। विभीषण मतलब घर का भेदी, है ना? तो देश का भेदी या घर का भेदी, तो यहाँ पे विभीषण एक व्यक्ति का नाम है जो रामायण काल में हुआ था, रावण का भाई था विभीषण। तो वो राम की तरफ आ गया था, मिल गया था, और रावण के प्रत्येक रहस्य को इसने उजागर कर दिया था राम के सामने। ठीक है, तो विभीषण किसका द्योतक है? घर का बेधी का। ठीक है, घर का बेधी। तो यहां पे भी जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है जयचंद। जब सल्तनत काल में पृथ्वीराज चौहान का शासन था, उस समय जयचंद था। ये भी हिंदू राजा था,
और इन्हीं की बेटी संयोगिता से विवाह किया था पृथ्वीराज चौहान ने। तो ये तुर्कों के साथ मिल गया था, तुर्कों के साथ मिलकर पृथ्वीराज पे आक्रमण किया था इसने। तो विश्वासघाती के रूप में जयचंद नाम प्रयुक्त किया जाता है। तो हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हमें जयचंद जैसे लोगों से बचना चाहिए। जयचंद, या फिर ये भी कह सकते हैं हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंदों की यानी विश्वासघाती जो लोग हैं उनकी कमी नहीं है। तो मित्रों, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है। तो ये भी आप ध्यान देना, इस बात पे भी ध्यान देना। तो ये था एक छोटा सा एक टॉपिक संज्ञा से संबंधित, कुछ मेरे मित्रों ने मुझे पूछा था। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, आप संतुष्ट हुए होंगे। अभी भी अगर आप संतुष्ट नहीं हुए तो मुझे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपकी सहायता के लिए तत्पर हूं। अब मैं आपको थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ 5-10 ऐसे शब्द जिनसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनाई जाती है, ये मैं आपको अभी बता देता हूं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनती है, फिर पढ़ेंगे हम विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती हैं, और फिर पढ़ेंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं किस प्रकार बनती हैं। लेकिन उससे पहले कल जो मैंने आपको बताया था कि भाववाचक संज्ञा में कौन कौन से शब्द आते हैं, क्या होती हैं, तो उसमें आपको मैंने कुछ प्रत्यय बताए थे, प्रत्यय कि इन प्रत्ययों वाले जो शब्द हैं वो भाववाचक संज्ञा में आते हैं। कौन कौन से? आई, आव, आवा, आहट, अंत, इत, ता, त्वय, पन, आपा, गी, आस आदि। ये प्रत्यय वाले शब्द अगर कहीं पे आते हैं वहां पे भाववाचक संज्ञा होगी, और उसी के हिसाब से आप जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, या फिर क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। देखिए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? स्त्री, स्त्री एक जाति है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? स्त्रीत्व, देखो त्व। भाववाचक संज्ञा में जो मैंने बताए थे प्रत्यय वाले शब्द, जो प्रत्यय बताए थे वो जोड़ो, उसमें वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। मित्र, मित्रता, इसमें ता आ गया। नौकर, नौकरी, ई, इसमें ई मैंने लिखा नहीं है, ई भी है इसमें। बालक तो बालपन, पन भी आया होगा इसमें, ये रहा पन, पन। बूढ़ा यानी बुढ़ापा, आपा लग गया, बूढ़ा प्लस आपा, बुढ़ापा। भाई, भाईचारा, चारा इसमें मैंने नहीं लिखा लेकिन भाईचारा। युवक, यौवन, यौवन आएगा। फिर विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? विशेषण क्या होते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द लंबा, लंबा विशेषता हो गई इसकी। साफ, साफ विशेषता हो गई। मीठा, गरम, ये सभी विशेषताएं हैं। लंबा, तो लंबा का भाववाचक संज्ञा में इसको बदलेंगे तो लंबाई, साफ, सफाई। मीठा, मिठास, आस है यहाँ पे, ये रहा आस। गर्म, गर्मी, ठीक। ई अब बड़ी ई आ गई, इसमें बड़ी, इसमें बड़ी, इसमें। क्रिया,
किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वो क्रिया कहलाती है। उसको भाववाचक संज्ञा में किस प्रकार से बदलेंगे? क्रिया मतलब किसी कार्य को करना, चढ़ना, पढ़ना, बनाना, चढ़ना, चढ़ाई, पढ़ना, पढ़ाई, बनाना, बनावट। इस प्रकार से हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो जो भाववाचक संज्ञा में जो शब्द आते हैं, जो मैंने आपको कल भी बताए थे, कल सभी बताए थे मैंने, सब पूरा का पूरा विस्तृत विवरण दिया था मैंने आपको, और आज तो मैंने ऐसे ही लिखे हैं, छोटे रूप में लिखे हैं। तो कुछ शब्द हैं और ये प्रत्यय हैं, आई, आव, आवा, आहट, अंत, इत, ता, त्व, पन, आपा, गी, आस आदि। ये सभी प्रत्यय वाले जो शब्द आएंगे उसको, इनको प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त करके आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, अपने साथियों के साथ जरूर करना, ताकि उनको भी अधिक से अधिक फायदा हो सके। आने वाली परीक्षाओं में हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, और अभी हाल ही में आज ही केंद्र सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि पहली से 5वीं तक की कक्षाओं में हिंदी मातृभाषा में ही पढ़ाई होगी, किसी अन्य भाषा में नहीं होगी। या तो मातृभाषा में होगी या क्षेत्रीय भाषा में होगी, इनमें ही होगी। अंग्रेजी आपको बाद में पढ़ने को मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों को भी हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित करोगे तो अच्छा रहेगा, और आप भी हिंदी की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि हिंदी है तो सब कुछ है। हिंदी की बिंदी मत होने दीजिए, हिंदी में अव्वल आइए, हिंदी को 100% बनाइए। हमारे खुद में, आसपास के माहौल में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में तभी उत्थान हो सकता है। किसी दूसरे की भाषा का इस्तेमाल करने से हम कभी भी विकास की सीढ़ियों में नहीं चढ़ सकते। मैंने आपको पूर्व में भी बताया है। इसलिए मातृभाषा का प्रयोग करके, मातृभाषा का उपयोग करके हमारे दैनिक जीवन में हम आगे बढ़ें, और निश्चित रूप से बढ़ेंगे, ये मेरा वादा है। और इसी प्रकार से आपका और हमारा साथ बना रहे, आप हमसे जुड़े रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देखें और कुछ सीखें, अधिक से अधिक सीखें, ताकि मुझे भी खुशी हो और आपका भी जो भविष्य हो वो संवरे, हिंदी है वो मजबूत हो। इसी आशा के साथ मैं आज का अध्ययन यहाँ पे विराम देता हूँ अध्ययन को। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय माँ भारती, जय हो।